हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जहां पर हमने जाना था पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में, और पोस्ट मॉडर्न एरा के हमने 3 पोर्शन देखे थे इंडिया के। सबसे पहले इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहां पर इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुशान्स अटैक करते और रूल करते काफी लंबे समय तक। अप्रॉक्स हम मानकर चलते हैं 200 बीसी से लेके 300 एडी तक। इवन शक तो आगे गुप्तास तक हमें दिखाई देते हैं, शकों की एक ब्रांच। फिर हमने देखा था इंडिया का नदन पार्ट जहां पर हमें नेटिव सक्सेसर्स दिखाई देते हैं मौर्यंस के बाद, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। और फिर हम आ गए थे कहां पर, पेनिनसुला वाले पार्ट पर। और पेनिनसुला में भी जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है, दक्षिणतम हिस्सा है, वहां पर हमें 3 क्षेत्रों का उद्भव होते हुए दिखाई देता है मौर्योत्तर काल में, जिसको हम बोलते हैं संगम काल। ओके। और संगम काल में हमने 3 राज्यों के बारे में पढ़ा था, चोल, चेर, पांड्य। ओके। किस तरह से उनके बीच में वॉर्स होते थे, क्या उनका टेरिटोरियल रीजन था, और फिर कैसे आगे ये डिक्लाइन हो जाते हैं और काफी लंबे समय के बाद हमें वापस से इनका उद्भव होते हुए दिखाई देगा। कब? चोलास का 9th सेंचुरी एडी में। तो हमने बेसिकली ये चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम इसी समय के किसके बारे में पढ़ेंगे? शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास। यानी ये जो काल है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, या फिर जिसे हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में शिल्प किस तरह से विकसित हो रहा था, व्यापार कैसे विकसित हो रहा था, नगरों का विकास कैसे हो रहा था, ये हमें जानना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम आज के सेशन में करने वाले हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे जो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ था संगम काल वाला, हमारा उसमें कुछ छूट गया। तो देखो, बुक में कुछ भी नहीं छूटा है, केवल हमारा उसमें संगम लिटरेचर जो है वो छूटा हुआ है। तो संगम लिटरेचर, अभी आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस जो है वो इस वीक से स्टार्ट हो रही है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम पूरा जानेंगे, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहीं पर मैं आपको डिटेल से कवर करा दूंगी। ठीक है। तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, बस जो संगम लिटरेचर है ना, वो हमें थोड़ा सा वहां पर डिस्कस करना है, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और बाकी ये हमारे बैचेस हैं, इनकी डिटेल्स है। तो आप में से जो भी बच्चे प्लान मैनर में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 2024 यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, यूट्यूब जो है एक ओपन प्लेटफॉर्म भी, और दूसरा ये कि थोड़ा सा समय लगता है चीजों को कवर करने के लिए, वहां पर कम समय में थोड़ा जल्दी से चीजें कवर हो जाएंगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहां से भी जो पढ़ना है वो भी ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप पढ़िए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है इसमें हमें बस थोड़ा सा समझना है कि क्या उस समय चीजें हमें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। पहले मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराती हूँ। देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, हम आज चैप्टर नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। तो अब बहुत कम चैप्टर्स रह गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, पोस्ट मॉडर्न तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो गुप्ता एज होगा, फिर आ जाएगा पोस्ट गुप्ता, फिर इसी 2-4 और रूलर्स के बारे में पढ़ के, और यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। तो अभी बहुत कम चैप्टर है, विद इन 1 वीक 2 वीक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कहां से हम एंशिएंट को लेकर चले थे? हमने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था? स्टोन एज। अगर मैं क्रोनोलॉजी वाइज बोलूं तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसे हम बोलते हैं पाषाण काल। यानी ह्यूमंस जो है वो किस तरह स्टोन्स पर डिपेंड थे, स्टोन्स का क्या इंपॉर्टेंस था हमारी लाइफ में, और ह्यूमंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ था। कैसे हम आदि मानव से मानव में कन्वर्ट हुए थे, कैसे हम जो नेचर पे डिपेंड थे उससे हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हम कैसे एग्रीकल्चर करना सीखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री सीखते हैं, वो सारी चीजें हमें कहाँ पता लगती है? इसी स्टोन एज में हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है। फिर दूसरा टाइम पीरियड आता है जिसे आप बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये वो टाइम पीरियड है जब हमें हमारे देश में नगरीय सभ्यता दिखाई देती है। विश्व की जो सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन है उनके पैरेलल इंडिया में हमें अर्बन सिविलाइजेशन दिखाई देती है, सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि इसका क्षेत्र सीमित था, हमें दिखाई देता है भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वहीं पर इसका विस्तार था, सिंधु नदी के चारों ओर। ओके। और क्योंकि इसका फर्स्ट एविडेंस हड़प्पा से मिला था, इस वजह से इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर या टॉपिक था उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैदिक एज कहते हैं, या फिर वैदिक काल कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि हम एक पूरे डेवलप स्टेज पे आ
आ गए थे उसके बाद से हमारा वापस से थोड़ा सा एक रूरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ग्रामीण समाज हमें बनते हुए दिखाई देता है वैदिक काल में। इस वैदिक टाइम पीरियड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला जिसे हम बोलते हैं अर्ली वैदिक, सेकंड वन जिसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हमने डिटेल से जाना था। और यहीं पर हमें दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग, और लोहे के प्रयोग के साथ ही एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर सरप्लस में होता है तो जनपद बनने चालू होते हैं, और वही जनपद 600 बीसी के बाद हमें महाजनपद में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वहां पर हमने किसके बारे में पढ़ा था, महाजनपदास के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जिसका नाम था मगध, वो कैसे एक एम्पायर में मगध कैसे एक एम्पायर में कन्वर्ट होता है वो हमने जाना था। मगध पे अलग अलग डायनेस्टीज के रूलर रूल करते हैं, कौन कौन, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, काफी डिटेल से हमने उनके बारे में जाना था। और नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको डिफीट करके रिप्लेस करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के साथ मौर्यंस जो है वो अपनी एम्पायर डालते हैं कहां पर, मगध में, पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल बनाते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हैं टेरिटोरियल रीजन या एम्पायर हमें किसके टाइम पीरियड में दिखाई देता है, मौर्यंस के टाइम पीरियड में, स्टेबिलिटी के साथ अशोका के काल में। ओके, फिर हमने पढ़ा था ये मगध महाजनपद के पैरेलल हमें दो रिलीजन आते हुए दिखाई देता है, एक जिसको बोलते हैं हम बुद्धिज्म, सेकंड वन जिसे हम बोलते हैं जैनिज्म। काफी डिटेल से हमने इन दोनों के बारे में भी जाना था। एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए, मौर्यंस के बाद हमारा कौन सा टाइम पीरियड चालू होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड, जो अभी रिसेंटली हमारा चल ही रहा है। ये पोस्ट मौर्यन से ही रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, इस पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन होकर हमें इसके तीन पोर्शन दिखाई देते हैं। इस वाले रीजन में अलग अलग रूलर रूल करते हुए दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन जो यहाँ पर रूल करते हैं जिसे हम बोलते हैं कौन, विदेशी उत्तराधिकारी, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुशांस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कौन रूल करते हुए दिखाई देते हैं, देसी उत्तराधिकारी, जिसमें हम जानते हैं शुंग, कण्व, चेदी और सातवाहन ऑलरेडी दक्कन में थे, बाद में इस वाले रीजन को भी कॉन्कर करके अपने टेरिटरी में मिला लेते हैं। और ये सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र जिसको हम संगम काल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हमें चोल, चेर, पांड्या रूल करते हुए दिखाई देते, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हमने लास्ट डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसी टाइम पीरियड के शिल्प, व्यापार, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस तरह से आपका रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन रहेगा, क्रोनोलॉजी याद रहेंगी तो थोड़ा सा चीजें इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास कैसे हो रहा है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। शिल्प और शिल्पी के बारे में हम जानते हैं, कौन कौन से उस समय हमें शिल्प दिखाई दे रहे थे, है ना। और वो शिल्पियों, कौन से शिल्पी उसको बनाने का काम करते थे। शिल्प जैसे कि लोहे का कुछ औजार बन रहा है, उसको बनाने वाले लोहार कहला गए, इस तरह से। तो यहाँ पर बोलता है कि शक, कुषाण और सातवाहनों का, और प्रथम तमिल राज्यों का, प्रथम तमिल राज्य मतलब कौन से हो गए, वो दक्षिण भारत के संगम काल वाले राज्यों की बात कर रहा है। कौन से, चोल, चेर, पांड्य का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। यानी जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है, अगर हम इसे किसके कंटेक्स्ट में देखें, आर्ट, आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में, शिल्प और शिल्पी के मामले में, तो हमें पता लगता है कि शिल्प के मामले में जो नई नई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, उस मामले में ये टाइम पीरियड जब कौन यहाँ पर रूल कर रहे हैं, कुषाण, इधर शक और इधर सातवाहना, और इस समय दक्षिण भारत में तमिल राज्य वाले क्षेत्र में संगम काल में चोल, चेर, पांड्य, ये वो टाइम पीरियड था जो भारत के इतिहास में शिल्प के मामले में चरम उत्कर्ष वाला काल माना जाता है। मतलब बिल्कुल पीक पर इस समय हमें शिल्प और शिल्पी दिखाई देते हैं। ठीक है, चाहे नंबर्स में बात करें, चाहे उनकी टेक्निक्स की बात करें, चाहे उनकी क्वालिटी की बात करें, जो भी वो बना रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काल के ग्रंथों में हम शिल्पियों के जितने प्रकार पाते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं पाते हैं। बोल रहे हैं कि अगर आप पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड के लिटरेचर को उठाते हैं, जो भी इस समय के ग्रंथ थे, चाहे हम बोले कि राजा के दरबार से संबंधित लोगों ने कोई ग्रंथ लिखा है, मतलब जो उनके कोर्ट पोएट होते थे, दरबारी कवि, या फिर हम बात करें विदेशी जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अगर कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, या फिर हम बात करें धार्मिक ग्रंथ हो गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर वैदिक रिलीजन से, उन सब में इस काल के बारे में बताते हुए जितने शिल्पों का उल्लेख किया गया है, इसके पहले उतने शिल्प नहीं थे संख्या में, मतलब इतने प्रकार की चीजें बनाई जा रही है,
अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर हमें उस तरह की चीजें दिखाई देती है, नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अलग आगे बोल रहा है मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय। दीघ निकाय क्या है? एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो मौर्य पूर्व काल यानी कि मौर्यंस के पहले जो टाइम पीरियड था, दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं कि ये 24 टाइप के हमें व्यवसाय दिखाई देते हैं। व्यवसाय मतलब जैसे कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, इस तरीके से। जबकि मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैंने आपको बताया था कि इंडो ग्रीक्स जब इंडिया के इस पार्ट पे अटैक करते हैं तो काफी सारे इंडो ग्रीक रूलर्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे रूल करते हैं, ठीक है। इन्हीं इंडो ग्रीक रूलर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग था जिसका नाम था मिलिंद, ओके। और मिलिंद जो है वो बुद्धिज्म को अपनाता है और उसने बौद्ध धर्म के एक सन्यासी उनके साथ में नागसेन जिनका नाम था, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारियां ली थी, क्वेश्चंस पूछे थे, और वही बुक में दिखाई देता है जिस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो जो किताब है वो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और यहां पर राइटर यही बोल रहा है कि मौर्य पूर्व काल में तो हमें बहुत कम व्यवसाय दिखाई दे रहे, लगभग 24 के आसपास। वही अगर हम मौर्योत्तर काल की किताब जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मिलिंद पन्हो, इस किताब में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं। 75 उस समय दिखाई दे रही कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज लोग दे रहे हैं, है ना। कोई खिलौने बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इस तरह से इनके नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, यानी कि शिल्प इस समय बहुत बड़े लेवल पर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या बोल रहा है? अंग्रेजी में गार्लैंड ऑफ मदुरई कहे जाने वाले तमिल मूल ग्रंथ में अनेक शिल्पियों जैसे जुलाहे, बजाज, पुष्पोत्पादक, स्वर्णकार, ताम्रकार, ये सब शामिल है। तो यहाँ पर राइटर ना डिफरेंट डिफरेंट आपको रेफरेंस दे रहा है। ये बहुत जरूरी है कि राइटर बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि हम एक सोर्स पे रिलाई नहीं है। अगर हम बात करें उस समय के एक धार्मिक ग्रंथ की जो बोल रहा है मिलिंद पन्हो, उसमें भी बताया गया है। फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी में एक बुक है जिसका नाम है गार्लैंड ऑफ मदुरई, मतलब वो दक्षिण के इतिहास से संबंधित है, संगम काल के। तो बोल रहे हैं कि उस तमिल बेस्ड पर जो मूल ग्रंथ है इसमें भी कई अलग अलग प्रकार के शिल्पियों की बात की गई है, जुलाहे, बजाज, पुष्पोत्पादक, स्वर्णकार, ताम्रकार। तो अगर हम इन पुस्तकों की बात करें, ये भी वही दिखा रही है कि अलग अलग प्रकार के समय शिल्प चल रहे हैं, शिल्पी दिखाई देते हैं। तेलंगाना स्थित करीमनगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोले में रहते थे। टोला मीन्स कभी आप गांव से अगर आप लोग संबंध रखते होगे या फिर गांव में आप लोग रहते होगे तो वहां पर बोला जाता है टोला बोला जाता है। टोला बेसिकली एक ही तरीके के लोग या एक ही व्यवसाय से जुड़े लोगों का एक एरिया होता है, उसे हम टोला बोलते हैं। गांव एक है, उसी में इकट्ठे रहना, अलग एक प्रकार के लोगों का, एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों का, उसको टोला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि तेलंगाना में जो करीमनगर है, हमें पता लगता है कि उस समय यहाँ पर लोगों के टोले बने होते थे व्यवसाय के आधार पर, कि ये वाला जो एरिया है बढ़ई का है, ये वाला लोहार का है, ये वाला सुनार का है, ये वाला कुम्हार का है, इस तरीके के टोले दिखाई देते थे। फिर बोल रहा है सोना, चांदी, शीशा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा, रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। अब आप खुद ही इमेजिन करिए कितने बड़े लेवल पर इस समय हमें दिखाई दे रहा है शिल्प कला, क्योंकि अलग अलग धातु के, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति है वही आपको सारे धातु का काम करके दे रहा है, बोला अलग अलग धातु पर काम करने वाले, रत्नों पर काम करने वाले शिल्पी दिखाई दे रहे हैं जो उसमें एक्सपर्ट है। जैसे कि सोने का काम, कोई चांदी का काम, कोई शीशा हो गया, कोई टिन हो गया, कोई तांबा हो गया, पीतल, लोहा, रत्न, कोई आभूषण बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली इसने बुक का रेफरेंस दिया। बुक के बाद से इसने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी दिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बता रहा है कि हमें इस तरह के जो है इन लोगों के टोले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? खान और धातु के कौशल में भारी प्रगति और विशेषीकरण का पता चलता है, लोहा तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई। मतलब यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही थी कि अब हमें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होते हुए दिख रहा है ना। पहले भी आप लोहे का काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उस तरह की टेक्निक्स या क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है, और बाद में हमें जो दिखाई दे रहा है कि वही लोहार जो है और भी अच्छे तरीके से और अच्छे से नई टेक्निक्स का यूज करके उनको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ, क्या गलनांक होगा, क्या कैसे हमें धातु को मोड़ना है, वो सारी चीजें और क्लियर तरीके से उन्हें आ रही हैं, और वो उस
धातु के बने हुए औजार हथियारों में दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि खान और धातु का जो कौशल है ना, उसमें हमें विशेष भारी प्रगति और विशेषीकरण का पता चलता है। मतलब एक तो इधर डेवलपमेंट हो रहा है, विशेषीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, कि कोई व्यक्ति जो स्पेशली जानता हो कि इसको हमें कैसे गलाना है, ये अब एक स्पेशलाइजेशन हमें इस समय दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको स्पेशल उसी फील्ड का, मतलब एक व्यक्ति है, वो हिस्ट्री भी पढ़ा ले, वो ज्योग्राफी पढ़ा ले, वो पॉलिटी पढ़ा ले, इकोनॉमी पढ़ा ले, ये कभी कल्चर चल रहा था। अब क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन आ गई कि एक टीचर है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। आप समझ में आ रहे हैं, ताकि वो और अच्छी क्वालिटी से वहां पर कंटेंट दे सके, उसी पर उसका बहुत अच्छा कमांड हो, उसी पर उसकी बहुत अच्छी रिसर्च हो। ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन इस समय में दिखाई देती है। इवन लौह तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई। ठीक है, नेक्स्ट, अनेक उत्खननों में कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिकाधिक मिली है। अब देखो, जो भी राइटर यहाँ पर बोल रहा है, मैंने पहले ही बोला है, दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास में, एक जिसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इस समय लिखने पढ़ने वाली कला आ चुकी थी, तो लिखा हुआ तो जो मिल रहा है मिल रहा है, लेकिन अपनी बात को, ये जो लिखा हुआ है वो वाली बात सही भी है कि नहीं है, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से टैली करते हैं। तो बोल रहा है कि जब कुषाण वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर जहां पर कुषाण रूल किया करते थे, या फिर सातवाहन वाला क्षेत्र, वहां पर जब खुदाई की गई, तो हमें पता लगता है बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो लौह से बनी हुई थी। तो यहाँ पे पता लगता है कि लौह शिल्प जो है वो बहुत प्रगाढ़ रूप से यहाँ पर डेवलप था। कुषाणों वाले क्षेत्र में, सातवाहनों वाले क्षेत्र में भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात अबिसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता था, और पश्चिमी एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा बढ़ी। यानी कि यहाँ के जो लौह इस्पात हैं वो केवल इंडिया में ही नहीं, बल्कि यहाँ से अब कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर उसका निर्यात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस लेवल पर यहाँ पर हमें शिल्प डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे और भी शिल्पों की बात करेगा। जैसे अभी आपको सबसे पहले बताया कि हमें पता क्या लगा, तो इसको देखो, थोड़ा सा दिमाग में रखो कि ये बोल रहा है दो चीजों से हमें जानकारी मिल रही है कि इस काल में शिल्प और शिल्पियों में भारी प्रगति हुई। तो पहला बोल रहा है कि हमने बुक्स का रेफरेंस लिया, दो बुक्स का रेफरेंस लेते हुए बता दिया, मिलिंद पन्हो हो गया, गार्लैंड ऑफ मदुरई हो गया। ठीक है, दूसरा इसने बोला आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का रेफरेंस लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इसने बात किया जो तेलंगाना का करीमनगर हो गया, ये सब इसने बताया। ठीक है, फिर ये आता है आगे, आगे बढ़ के इसने खुद ब खुद बोला कि इस समय अब क्या क्या शिल्प दिखाई दे रहे हैं। तो लौह शिल्प जो है उसमें बहुत प्रगति हो रही है, हमें उसके एविडेंसेस मिल रहे हैं, बहुत सारे उसके औजार हथियार मिल रहे हैं। इवन भारत से बाहर भी लौह इस्पात को निर्यात किया जा रहा है, इस लेवल की स्पेशलाइजेशन दिखाई दे रही है। और कौन कौन से शिल्प हमें दिख रहे हैं, तो कपड़ा बनाने, रेशम बुनने, हथियारों और विलास की वस्तुओं के निर्माण में भारी प्रगति हुई। कपड़े जो है वो बड़ी संख्या में उसका निर्माण किया जाएगा, निर्यात भी किया जाएगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। रेशम के कपड़ों की डिमांड बहुत होती है, तो भारत से देखना आप कैसे एशिया, जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, उन क्षेत्रों में कपड़े जो है रेशम के मूव करेंगे, मतलब यहाँ से उसका निर्यात किया जाएगा। हथियार और विलास की वस्तुएं, देखो विलास की वस्तुएं क्या होती हैं कि एक तो होता है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल, जैसे कि अभी बोले किसी को कि घर में रहने के लिए, मतलब एक नॉर्मल लाइफ के लिए क्या जरूरी है, तो एक अपना 2 कमरे का मकान हो, और उसमें पंखा हो, कूलर लगा हो, बेड पड़ा हो, अलमीरा हो, ये बेसिक है। और आपको तीनों टाइम खाने के लिए खाना मिल जाए, और एक टीवी हो जाए, फ्रिज हो जाए, मतलब ये बेसिक है। लेकिन अब विलास की वस्तुएं कैसे हो जाएंगी, फ्रिज के बिना भी आप रह सकते हो, लेकिन अब क्या होगा कि कंपलसरी हो गया, फ्रिज चाहिए, अच्छा अब एसी भी चाहिए, अब हमें बेड भी डिफरेंट टाइप का चाहिए, अलमीरा भी अलग स्टाइल का चाहिए, समझ रहे हो आप। तो ये विलासिता हो गई, मतलब एक नॉर्मल बेड है, पहले चारपाई पे लोग सोता था, चारपाई से तखत पे आया, तखत से बेड पर आया, और बेड के भी अब अलग अलग हो गए हैं, किंग साइज का बेड, ये वाला बेड, वो वाला बेड। तो बेसिकली क्या ये विलासिता है, सोना ही है, आपको बेस चाहिए, तो आपको सोने के लिए जगह चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि आपका धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ते जा रही है, खरीदने की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो अब वो चीजें विलासिता वाली आएंगी। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि विलासिता वाली वस्तुओं जो है उनका निर्माण भी बड़ी संख्या में हमें होते हुए दिखता है। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का केंद्र हो गया था, और बोल रहे हैं कि मथुरा जो है ना, वहां पर शाटक जो वस्त्र है वो, उसके लिए वो वहां पर उसकी हमें स्पेशलिटी दिखाई देती है, और वहां से उसका बड़े लेवल पर डिमांड जो होता था, सप्लाई वहां से की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि दक्षिण भारत के कई सारे नगर हैं जहां पर रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। वहां त्रिचुरापल्ली
अभी नगर के उपनगर उरैयूर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और अरिकामेडु में ईंट का बना रंगाई का हौज। मतलब बोल रहा है कि अलग अलग तरीके के काम। अब देखो काम तो बहुत सारे, आप मार्केट में निकलोगे तो मार्केट में आपको अलग अलग शिल्प दिखाई देंगे ना। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई इडली बेच रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कपड़े को रंग रहा है, कोई कपड़े को सिलाई कर रहा है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि दक्षिण भारत में हमें रंगरेजी उन्नत शिल्प के रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ पे रंगाई का काम हो रहा है और ईंटों के इस तरह के रंगने वाले जो है वो प्रॉपर बनाया गया स्ट्रक्चर। ठीक है। कोल्हू के प्रचलन से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी एक काम आ रहा है कि अलग से एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, सरसों जब आ रहा है तो उसे कोल्हू का प्रयोग कर रहा है, जिसमें बैल जो है वो कोल्हू का बैल बोलते हैं ना, कि मतलब उसको गोल गोल घूमता है और वो पिसता रहता है और वहां से पिराई होके तेल निकलता था। तो बोल रहा है कि वो भी एक नया शिल्प जो है हमें यहाँ पे बड़े लेवल पर दिखाई दिया, जिससे तेल के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि अब एक कोल्हू आ गया, कोल्हू की वजह से इजीली प्रोडक्शन हो पा रहा है, मतलब सरसों से तेल का। ओके, मतलब उसको हम यूज करने वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब ये मत सोचना ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो कुछ चीजें ऐसे हैं या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आर एस शर्मा में, जो अभी हमें समझ नहीं आता है कि ये हम क्रोनोलॉजी पढ़ते पढ़ते बीच में बचा अचानक से क्या बताने लग गया। लेकिन जब आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जब वहां पर पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन शिल्प से, वाणिज्य से, व्यापार से, और आपको ये क्लैरिटी है तो आप इजीली उनको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, हर जगह डायरेक्ट चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बताओ पाषाण काल के बारे में या ऐसा बताओ क्या था, नहीं। कई बार सोसाइटी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, शिल्प से रिलेटेड पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर पूछ लेता है, तो वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो इजीली चीजें समझ में भी आ जाएंगी, लर्न भी हो जाएगी। वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, इसको बस समझते हुए चलना है। ठीक है, फिर बोल रहा है अलग अलग शिल्पों की बात कर रहा है, कपड़ों की बात की, कपड़ों का बता दिया स्पेशलाइजेशन, मथुरा में बात कर रहा है, और कुछ एक दो जगह की बात कर दी दक्षिण भारत में कि वहां पर पिराई का काम चालू हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शिल्प दिखाई दे रहे हैं। अगला, बुनकर, जौहरी, मूर्तिकार, मछुआर, लोहार, गंधियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई तथा उन्हें स्तंभ, पट्ट, कुंड आदि का दान दिया। अब ये जो अलग अलग शिल्पी है ना, अलग अलग काम जो कर रहे हैं, उसमें कुछ शिल्पियों की बात कर रहा है कि जो बुनकर होते थे, बुनाई का काम करते थे, जौहरी हो गए, स्टोन्स पर काम कर रहे हैं, मूर्तिकार हो गए, ये शिल्पी भी इतने समृद्ध हो रहे थे, जो ये सारा सामान बना रहे हैं ना, ये लोग खुद भी इतने समृद्ध हो रहे थे, इतने कैपेबल हो रहे थे कि आगे चलकर इन्होंने जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, उनको काफी ज्यादा दान दिया। वैसे भी आपको पता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो बौद्ध धर्म फला फूला ही, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हालांकि ये वाले रीजन में हमें ब्राह्मण्स दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा है। चाहे हम बात करें इंडो ग्रीक की, चाहे हम बात करें कुशानों की, दोनों के रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज्म को ना केवल फॉलो किया बल्कि प्रमोट भी किया। इवन कुशान के एक रूलर थे कनिष्क, उनके टाइम पीरियड में तो आपने देखा है कि पूरे सिल्क रूट से होते हुए बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होता है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, उस पूरे रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस समय ये जो अलग अलग शिल्पी है, ये इतने कैपेबल हो चुके थे कि अब ये दान देना चालू करते हैं। दान मतलब किसे दान दिया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे उनके लिए गुफाएं बनवाई जा रही थी अलग अलग तरह की, ताकि वो थोड़ा सा एक उनके प्रति आपका जो श्रद्धा है उसको दिखाने के लिए वो गुफाओं में रहते थे, तो उनको थोड़ा छाट काट के रहने योग्य बनाया जाता था। ठीक है, विलास की वस्तु का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम, मणि माणिक के बनाने का काम उल्लेखनीय है। इस समय कौन सी ऐसी विलासितापूर्ण वस्तु है, जैसे आजकल होता है ना, पहले हम लोग स्टील की थाली में खाना खा लेते थे, स्टील की प्लेट में खाना खा लेते थे, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिनर सेट आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के, है ना, ग्लास के आ रहे हैं, बहुत अलग अलग मटेरियल के आ रहे हैं। तो वो क्या हो गया, विलास का हो गया, खाना ही खाना है, थाली में, इस थाली में खाओ उस थाली में, डिफरेंस क्या है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब पैसा है, हमें वो चीज़ देखने में सुंदर लग रही है, हमारे स्टेटस को भी मेंटेन कर रही है और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो अब हम उसका यूज करें। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही बोल रहा है कि उस समय विलासिता की वस्तु मतलब क्या, हाथी के दांत से बनी हुई जो चीजें थी वो लोग वो यूज करते थे। अब उस वस्तु का क्या, ऐसा तो नहीं कि उससे आपको भोजन मिल रहा है या रहने की जगह, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप उन वस्तु का प्रयोग करें, उसको बोलते हैं हम विलासितापूर्ण, जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपके शौक
शौक के लिए या शौक पूरा करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। कांच का काम जो हो रहा है या फिर मणि माणिक के स्टोन्स वगैरह हो गए, मणि हो गए, उसका यूज, तो ये उस समय विलासिता वाली वस्तुओं में इनका प्रोडक्शन किया जाता था, या इनसे जुड़े जो शिल्पी होते थे उनको बोला जाता था कि ये विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करते थे, जिसका उपभोग जनरली वही वर्ग करता था जो थोड़े से धनाढ्य होते थे। नेक्स्ट, सीप या फिर शंख शिल्प भी उन्नत स्थिति में था। सीप जो आप कभी गए होंगे कोस्टल रीजन में, तो वहां पे आपको मिलते हैं ना, सीप मिलता है, शंख मिलते हैं, पड़े हुए मिल जाते हैं, पानी के साथ आते हैं, उनसे रिलेटेड वस्तुओं का भी यहाँ पर निर्माण चालू हो जाता है। तो देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं शिल्प मतलब क्या, किसी भी चीज से कोई प्रोडक्शन कर देना। आप कभी कहीं घूमने जाएंगे टूरिस्ट प्लेस में, आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं अलग अलग तरह के, मतलब ये मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ, मोमोज पहले एक नॉर्मल टाइप के आते थे, फिर कलरफुल आने लग गए, फिर उसके अंदर अलग अलग फिलिंग्स आने लग गई, फिर फ्राइड आ गया, फिर स्टीम्ड आ गया, फिर कुछ और आ गया, आप समझ गए। तो ये अलग अलग वैरायटी क्या है, कोई किसी तरह का बना रहा है, कोई किसी तरीके का, तो ये एक नया शिल्पी आ गया ना, नए तरीके का कारीगरी हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो बस यहाँ पर यही देखो आपके कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शिल्प हैं। शिल्प मतलब आप उसको बांध नहीं सकते, आप इमेजिन करिए कि वहां पर सीप जो है उससे भी कोई वस्तु बना दी जा रही है और लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं, जो भारत में दांत से जुड़े हुए शिल्प थी, जैसे हाथी दांत वगैरह, इसकी डिमांड जो है वो हमें दिखाई देती है अफगानिस्तान और रोम में थी। यहां से सप्लाई हो रहा है कहां पे, अफगानिस्तान। और रोमन एम्पायर के साथ तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड था। इवन मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि किस तरह से रोमन्स जो है वो यहाँ से ट्रेड कर रहे थे संगम काल वाले राज्यों से, ठीक है। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती है, तो वही रोम की जो कांच की वस्तुएं वो हमें इस वाले क्षेत्र में मिल रही है, तक्षशिला और अफगानिस्तान में। लेकिन भारत ने कांच ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में प्राप्त कर उसे चोटी पे पहुंचाया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी रोम से कांच की वस्तुएं हमें यहां पर आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भारत में कांच की कारीगरी है वो वहीं से मूव करके आई है, नहीं, ऑलरेडी हम भी फर्स्ट सेंचुरी बीसी एडी के आसपास चीजों को बनाना जान चुके थे, कांच की वस्तुओं को ढालना वाला हम जान चुके थे। और जो भारत में पीक लेवल पर बनते हुए दिखाई देती है, उत्कर्ष पे, चरम पे जाते हुए कांच की वस्तुएं दिखाई देती है, वो खुद इनके द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन चीजों का रेफरेंस दिया, जैसे कि बोला भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं यहाँ दिखाई दे रही हैं, रोम की कांच की वस्तुएं भी इस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं, तो भारत की वस्तुएं भी जा रही है, उधर की वस्तुएं भी आ रही है, ठीक है। इसी तरह मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके या मणि बड़ी संख्या में मिलती है। तो मौर्योत्तर काल में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें आज भी देखा ना, स्टोन्स वगैरह, ठीक है, तो फेमस है, लोग पहनते हैं, अलग अलग रीजन से पहनते हैं। कई लोग स्टोन्स पहनते हैं ज्योतिष के हिसाब से, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भैया ये पहनो, ऐसे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। कई लोग इसलिए पहन लेते हैं शौक के कि भाई ये हम भारी भारी महंगे महंगे रत्न पहनेंगे, स्टेटस के लिए पहनते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। उस समय भी ऐसे लोग रत्न जो है उनको धारण करना पसंद करते थे, तो उससे रिलेटेड भी हमें दिखाई देता है कि बड़ी संख्या में रत्न तुल्य जो पत्थर है उनकी वस्तुएं बनाई जा रही हैं और लोग उसका उपभोग भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या यहाँ पर बात कर रहा है, ओके, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पकी मिट्टी के, पकी मिट्टी टेराकोटा बोलते हैं उसे हम, उसकी सुंदर सुंदर मूर्तिकाएं और उनके साँचे अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। यानी कि मिट्टी की मूर्तियां आज भी बहुत सारे, आप लोग घर में स्टैचू वगैरह रखते होंगे ना, तो बस अपने घर के कमरे में ऑब्जर्व करो ना, कितनी सारी चीजें, आप बोलोगे अच्छा ये कैमरा बनाने वाला है, ये एसी बनाने वाला भी होगा, एसी के भी अलग अलग जो हार्ड पार्ट्स हैं हार्डवेयर रिलेटेड, वो कहीं और कहीं और कहीं और बनते होंगे। घड़ी कैसे बनती होगी, कहीं पर बनता होगा ये, फिर कुछ कहीं पर उसको असेंबल किया जाता होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे शिल्प हैं। तो ऐसे यहाँ पर बोल रहा है आगे कि मिट्टी के बड़े लेवल पर हमें मूर्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो एक ऐसा शिल्प भी जहां पर पकी हुई मिट्टी के मूर्तियां बनाई जा रही है। और मूर्ति कैसे बनाया जाएगा, सांचे का प्रयोग किया जाता है ना मूर्ति को ढालने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे सांचे भी हमें मिलते हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में नगरों के पतन के साथ मूर्तिकाओं की संख्या बहुत घट गई। अब देखो क्या होता है ना कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में हमने देखा कि काफी बड़ा एम्पायर था, बिल्कुल अपने पीक पर था। इवन पोस्ट मौर्यन के टाइम पीरियड में भी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन गुप्तों के काल में हम देखते हैं आगे हुन्स वगैरह का अटैक होता है, गुप्ता रूलर धीरे धीरे इतने पावरफुल नहीं रह जाते, तो गुप्तों के टाइम पीरियड में वापस से चीजें डिक्लाइन होनी चालू हो जाएंगी आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि ये जो मूर्तियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो हमें कब दिखाई दे रही है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में बड़ी संख्या में सुंदर सुंदर मिट्टी की मूर्ति
मूर्तियां बन रही हैं और उनके साँचे इसके एविडेंसेस है कि कितनी संख्या में बनाई जा रही है, बहुत बड़ी संख्या में साँचे मिल रहे हैं। लेकिन जो गुप्त काल आएगा इसके बाद वाला या गुप्तोत्तर काल आएगा, वहां पर जैसे जैसे सिटी डिक्लाइन होती जाएगी, मतलब जब शहर धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा, तो शहर से जो अलग अलग शिल्पी हैं वो हटते जाएंगे, वापस गांव की ओर लौटते जाएंगे, तो शिल्पों की संख्या में कमी आते जाएगी, है ना। और शिल्पों की संख्या में कमी यहाँ पर दिखा रहा है ना कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में ऐसी मूर्तिकाओं की संख्या में कमी आने लग जाएगी जैसे जैसे नगरों का पतन होगा। अब किसी सिटी में जाइए तो सिटी में कितनी सारी आपको अलग अलग शिल्प मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर उपभोग करने के लिए लोग हैं। लेकिन जब वो नगर का पतन होने लग जाएगा धीरे धीरे और शिल्पियों को लगेगा कि मेरा सामान कोई खरीद नहीं रहा है, इसका उपभोग नहीं हो रहा और उसका गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है, तो धीरे से वो शिल्प बंद करके कुछ और काम में लग जाएगा, वापस से खेती की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे। अभी हमने क्या बात किया, सबसे पहले हमने बात किया कि शिल्पियों के बारे में हमें कैसे पता लगा कि बिल्कुल इस समय बड़ी संख्या में थे, या उनका जो भी एक टेक्निक्स थी वो अपने पीक पर जा रहा था, स्पेशलाइजेशन हमें दिखाई देता है, तो वो हमने क्या उसका रेफरेंस दिया, उसका हमने रेफरेंस किससे लेकर दिया, कुछ स्टैंडर्ड हमारे जो ऑथेंटिक उस समय के लिटरेचर थे उनका लिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का हमने रेफरेंस लिया। ठीक है, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े और आगे बढ़ते हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करा कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिल्प हमें उस समय दिखाई देते हैं, चाहे हमने धातु से रिलेटेड बात की, दंत शिल्प की बात करी, सीप की बात करी, कपड़ों की बात करी, या फिर हमने लोहे की बनी वस्तुओं की कि भारत में बन रहा है बाहर भी निर्यात हो रहा है, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जो शिल्पी इतनी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, इनके टोले तो बने ही होते थे। टोले का मतलब है कि इकट्ठा एक जगह पे रहते थे ये अलग अलग शिल्पी एक प्रकार के, जैसे लोहारों का एक एरिया हो गया, कुम्हारों का एक और एरिया हो गया। इसके अलावा इन शिल्पियों की श्रेणियां भी होती थी। श्रेणी का मतलब है कि इनका अपना एक पूरा ग्रुप होता था और उस ग्रुप में कुछ एक डिसीजन मेकर होते थे जो डिसाइड करते थे कि इतने सारे जो कुम्हार हैं, है ना, अब वो सारे कुम्हार लेकर जाएं मिट्टी के बर्तन बना के मार्केट में, और मार्केट में क्या हो भाई, एक 10 रुपए का घड़ा बेच रहा है, दूसरा कह रहा है अरे यार मेरा घड़ा क्यों नहीं कोई ले रहा है, तो चलो मैं इसको सस्ता कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 6 रुपए का। फिर तीसरा बोल रहा है अरे यार मेरा क्यों नहीं ले रहा है, तो मैं इसको और सस्ता कर देता हूँ 3 रुपए का, तो चीजें टूट जाएंगी ना। या फिर अब तीनों के तीनों मिट्टी बर्तन बनाने वाले और कोई है ही नहीं मार्केट में, और तीनों आपस में साठगांठ कर ले कि हम 2 रुपए का मिट्टी का बर्तन है लेकिन इसे 20 रुपए में बेचेंगे, और हम में से तीनों में से कोई भी इस रेट को तोड़ेगा नहीं, तो सामने वाले को अंत में खरीदना ही पड़ेगा ना, खरीदेगा कहाँ से, बनाने वाले तो हम ही हैं। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का शोषण हो जाएगा। तो इन दोनों ही स्थितियों से बचने के लिए श्रेणियां बनी हुई दिखाई देती है हमें शिल्पियों की, ताकि जो प्राइस है ना वो सबके लिए म्यूचुअली डिसाइड कर सके। मतलब लोहारों का जो एक श्रेणी होगा वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारा इतना प्राइस होगा, और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें रहती थी कि कोई ठगे ना, कस्टमर को ठगे ना, ताकि एक मतलब चीजें आगे स्टेबल रूप में चल सके। तो शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे, इस संगठन का इनको फायदा भी मिलता था कि कल को राजा कुछ करने की कोशिश करे तो इनका एक अपना संगठन होता था, तो ये राजा से अपोज भी कर जाते थे कई बार सामने आकर, ओके कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो संगठन मतलब एक डंडा ऐसे खटक से टूट जाएगा, लेकिन अगर 10 डंडे का गट्ठर ले लोगे तो तोड़ पाओगे क्या, नहीं, हिल जाओगे, हिलेगा भी नहीं वो। लेकिन तो यही यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ये श्रेणी में रहते थे, श्रेणी के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते थे। इस काल में शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां हमें दिखाई देती है जो फेमस थी। अब शिल्पी तो 75 के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन हर एक शिल्प की श्रेणी जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत फेमस थे हमें ऐसे 24 से 25 श्रेणियां दिखाई देती हैं अलग अलग शिल्प के। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्यापारी। अब ये तो हमने किसकी बात की, शिल्प और शिल्पियों की बात की जो सामान को बना रहे हैं। अब आ जाते हैं व्यापारियों की बात करें। व्यापारी का काम क्या होता है, एक जगह से सामान उठाना, दूसरी जगह लेकर जाना, उसको बेचना, ये सब काम करते हैं ना व्यापारी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं व्यापारियों की बात करते हैं। गार्लैंड ऑफ मदुरई में बाजार की गलियों को खरीद बिक्री करने वाले लोगों की चौड़ी नदियां कहा जाता था। यानी इस समय इतना बड़े तरीके से व्यापार चल रहा था, इतने बड़े लेवल पर, कि इसी बुक में, जिस बुक का अभी थोड़ी दिन पहले हमने रेफरेंस लिया था, इसी बुक में ये बात बोली गई है कि जो बाजार की गलियां हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि खरीद बिक्री करने वाली नदियां हैं। इतना ज्यादा वहां से सामान का व्यापार हो रहा है, खरीदना बेचना हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि खरीदने बेचने वाले सामान की ये नदी सी दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब एक अपनी बात कहना कि इस बड़े लेवल पर चीजें हो रही है। वहीं साकल नगर के वर्णन
वर्णन में आपड़ शब्द की आवृत्ति हुई है। मतलब साकल नगर के बारे में जहां बताया जा रहा है वहां पर ये आपड़ टर्म यूज हो रहा है और बार बार यूज हो रहा है, जो बता रहा है क्या, दुकानदारों के महत्व, ये इनके लिए यूज हो रहा है। तो बार बार एक वर्ड का यूज होना उसके इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी उस समय जो दुकानदार थे, व्यापारी जिन्हें आप बोल रहे सामान लेना बेचना काम कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, नेक्स्ट, सौदागर और शिल्पी दोनों उच्च नीच और मध्य कोटि में बटे हुए थे। यानी जो सौदागर होते थे या जो शिल्पी बना रहे हैं, सौदागर जो खरीदने बिचवाने का काम कर रहे हैं, बोल रहे इन दोनों के भी ना अलग अलग कैटेगरीज होते थे कि ऊंचे वाले हैं, मध्य वाले हैं, निम्न वाले हैं। वो डिपेंड करता है कि किसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो और किसको आप बेच खरीद रहे हो। ठीक है, बौद्ध मूल ग्रंथ के अनुसार श्रेष्ठी निगम का प्रमुख सौदागर तथा कारवा का नेता सार्थवा सौदागरों के संघ का प्रधान होता था। यहाँ पर दो टर्म यूज हो रहे हैं। सौदागर किसका होता था, तो श्रेष्ठी निगम का जो प्रमुख होता ना, जो बनाई जाती थी श्रेष्ठियां, उनका जो हेड होता था उसको हम सौदागर कहते थे। और कारवा का नेता, कारवा मतलब जो ये सामान लेके व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, ये दो, अब ऐसा तो नहीं कि दो बर्तन लेके बेचने जा रहे हैं, इनका पूरा कारवा निकलता था बैलगाड़ी में, 20-20, 50-50 एक साथ निकल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके। तो जो कारवा का नेता सार्थवा सौदागरों के संघ का प्रधान होता था। यानी इनका जो संघ होता था ना, कई सारे सौदागरों का जो संघ होता था, उनका हेड होता था, उसे सार्थवा कहा जाता था। आप समझ पाए? तो ये एक टर्म है, थोड़ा सा याद रख सकते तो कर लीजिएगा। आगे तमिल मूल ग्रंथों में अनेक दुकानदारों के बारे में सुनते हैं जो मीठी रोटियां, ये देखो नया शिल्प, अब क्या एक आपने नई तरीके का भोजन बनाना सीख लिया, मीठी रोटी बनाकर बेच रहे हैं। ओके, और भाई डिमांड है, जिसको खरीदना हो, जो पैसा है भाई, अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है तो खरीदेगा आदमी। सुगंधित चूर्ण, चबेना, फूल मालाएं, मतलब अलग अलग तरीके की शिल्पें हमें यहाँ पर शिल्पी दिखाई देते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। इसको ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत है, पगला जाओगी भैया इसको कैसे याद करेंगे। आप समझ पा रहे हो ये जो ये चैप्टर कहना चाह रहा है, चैप्टर बस इस समय का आपको एक दिखाना चाह रहा है ऑरा क्या था शिल्प के मामले में, व्यापार के मामले में। तो पहले शिल्प का बताया, फिर ट्रेडर्स का इसने थोड़ा सा हिंट दिया कि किस तरह से गार्लैंड ऑफ मदुरई बता रहा है कि जो सामान बेचने खरीदने वाली गलियां, ऐसा लग रहा है कि व्यापारियों की नदियां हो, मतलब यहाँ पे इतने बड़े लेवल पर चीजें होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्यापार के मार्ग और केंद्र, ज्यादा जो फेमस रूट थे उसकी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेगा राइटर कि कौन कौन से ऐसे सेंटर्स थे, स्पेशली कोई होता है ना स्पेसिफिक सेंटर, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड होता है। आप किसी सिटी में रहिए, किसी गांव में रहिए, आप सुनते होंगे वहां मार्केट लगता है या वहां पर इस चीज का मार्केट है, तो कोई एक सेंटर जरूर होता है हर जगह पर। तो यहाँ पर इसी की बात करेगा कि रूट क्या है और उनका जो सेंट्रलाइज लोकेशन है वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया में भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फलता फूलता व्यापार हमें दिखाई देता है। तो बोल रहे हैं कि जो ट्रेड हमें दिख रहा है ना, व्यापार जो फल फूल रहा है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और इनको कनेक्ट कर पाएंगे। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं वहां पर बोलूंगी पूर्वी रोमन एम्पायर के बारे में, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। तो बोल रहे कि जो पूर्वी रोमन एम्पायर है और भारत है, इस टाइम पीरियड में उसके बीच में बहुत ज्यादा व्यापार फल फूल रहा है। वो तो हमने देखा भी था संगम काल में, ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके बीच में किस तरह से वो लोग किस तरह से बड़े लेवल पर व्यापार कर रहे हैं रोमन एम्पायर के साथ में। वहां पे बहुत सारे रोमन कॉइन्स भी दिखाई देते हैं। तो एक जो स्पेशल हमें चीज दिखाई देती है ना ट्रेड के मामले में, कि रोमन एम्पायर के साथ में भारत का पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में, मौर्योत्तर काल में बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था। ठीक है, रोमन्स के साथ में यह व्यापार आरंभ में स्थल मार्ग से होता था। बोल रहे कि एक्चुअली ये वाला ट्रेड था ना पहले इस लैंड रूट से होता था, जमीन वाला जो स्थल है, यानी इधर यूरोप है, इधर आ जाओ एशिया वाला पोर्शन। तो ये जो लैंड रूट था ना, अलग अलग पासेस वगैरह, वहां से होके ये ट्रेड होता था। लेकिन आगे चल के क्या चीज हुई, आगे आपको पता है कि अटैक्स चालू हुए थे। किसके अटैक चालू हुए थे? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, मतलब मौर्यंस के टाइम पीरियड में भी ये ट्रेड हो रहा था रोमन्स के साथ में। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड हुआ तो यहाँ पर अटैक्स हुए। किसके अटैक हुए? शकों ने, पार्थियंस ने, कुशांस ने अटैक किए। जब अटैक किया, इस रीजन को जीत लिया, तो अब इस पर किसका कंट्रोल हो गया? उनका कंट्रोल हो गया। तो ये जो ट्रेड रूट
रूट था कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ, नहीं हुआ? तो ब्लॉक हो गया तो अब आप दूसरा ट्रेड रूट ढूंढोगे ना, तो दूसरा ट्रेड रूट इधर से आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि पहले ये व्यापार रोमन्स के साथ में जो हमारा पहले ट्रेड होता था इंडिया का, वो स्थल मार्ग से होता था, लेकिन इन सब के अटैक के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना थोड़ा सा संकट में हो गया, और फिर वो व्यापार किससे किया जाएगा? जो हमारा ये पूरा सी रूट है इसके थ्रू ट्रेड किया जाएगा। रोमन्स जो है वो यहाँ के थ्रू ट्रेड करेंगे। भारत के पूर्व में स्थित जो बंदरगाह है, भारत के पश्चिम में स्थित बंदरगाह मौर्योत्तर काल के, वहां पर ये अपना सामान लेकर पहुंचते, वहां से इनका आयात निर्यात होता है। ठीक है, ईसा की पहली सदी यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात कर रहा है, तो ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। तो रोमन्स के साथ में इनिशियली ट्रेड इस रूट से होता था, ओके, लेकिन जब अटैक्स हुए फॉरेन इन्वेडर्स के, जिसमें हमने पढ़ा था शक, पार्थियंस, कुशान्स वगैरह, तो फिर ये ट्रेड रूट ब्लॉक हुआ, और उसके बाद से फर्स्ट सेंचुरी एडी से ट्रेड किससे होने लगा? समुद्री मार्ग से होने लगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है कि जब फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये लोग ट्रेड रूट के लिए ट्रेड के लिए सी रूट का यूज कर रहे थे, तो इनके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि इनको एक्चुअली मॉनसून के बारे में पता लग चुका था कि मॉनसून कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। मॉनसून विंड्स के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, तो मॉनसून विंड कैसे इंडिया में एंट्री करती हैं, फिर उसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो मॉनसून विंड्स वापस कैसे जाती हैं। तो अब ये यूज करेंगे अपने जहाजों को मॉनसून विंड के साथ में, कि मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना इनके शिप के लाने और उसको धक्का देके ले जाने के लिए यूज होने लग जाएगी। तो हमें पता लगता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में थोड़ा सा ये इस लेवल पर भी इनको ज्ञान मिल चुका था। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में समुद्री मार्ग से व्यापार होगा। उसका रीजन क्या होगा? पहला मैंने आपको बताया कि ट्रेड रूट ब्लॉक हो रहा है। दूसरा रीजन कि इनको अच्छी समझ थी मॉनसून के रहस्य की, जिससे नाविक अब अरब सागर से पूर्वी भारत के पूर्वी तट अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट भड़ौच और सोपारा तक का सफर काफी कम समय में तय कर लेते थे। तो एक तो ये वाला जो हर्डल था, दूसरा इनके सामने एक अच्छी चीज आएगी, मॉनसून विंड्स के बारे में इन्हें पता था कैसे आ रही है कैसे जा रही है। तो यहाँ पर भारत का जो पूर्वी तट है, भारत का पश्चिमी तट है, यहाँ के कुछ फेमस पोर्ट हमें दिखाई देते हैं। पूर्वी तट पश्चिमी तट, पूर्वी तट का जो पोर्ट है अरिकामेडु और ताम्रलिप्ति, ये हमें दिखाई देता है वेस्ट बंगाल में ताम्रलिप्ति, और पश्चिमी तट में गुजरात में भड़ौच और सोपारा, ये जो है फेमस पोर्ट्स थे जहां से ये लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात कर रहा है अगर ट्रेड रूट की, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में मौर्योत्तर काल में व्यापार किस मार्ग से हो रहा है, तो पहले यहाँ पर बात कर रहा है रोमन से होने वाले ट्रेड के बारे में, कि रोमन से बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा है। पहले होता था ये लैंड रूट से, लेकिन जब अटैक्स हुए फॉरेन इन्वेडर्स के, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इसका रूट चेंज हो गया, सी रूट का ये यूज करेंगे। अरेबियन सी, यहाँ पर ये क्या है? इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन यहाँ से दो ब्रांचेस में टूट जाती है जब भी कोई महासागर है वो स्थल के अंदर वाले आंतरिक क्षेत्रों में पहुंचता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें अरेबियन सी दिखाई देता है, यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल दिखाई देता है। तो अरेबियन सी से इनका ट्रेड चलेगा, और मॉनसून विंड्स के बारे में इन्हें पता था, उसका ये लोग यूज करेंगे, और ये जो फेमस पोर्ट्स है यहाँ पर ये पहुंचते हैं व्यापार के लिए। ठीक है, काफी कम समय में ये लोग मूव कर ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ये इनका एक व्यापारिक मार्ग था, इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा। अब हम भारत के अंदर देख लें तो शक और कुषाण जो लोग थे यहाँ पर बैठे हुए थे ना, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए। इंडो ग्रीक्स को किसने रिप्लेस किया? शकों ने रिप्लेस किया। शक जब भारत में आए थे तो मैंने बताया था 5 ब्रांचेस के फॉर्म में आए थे, ये मतलब 5 अलग अलग शाखाएं आई थी, अलग अलग जगह पे बसी, जिनमें से एक शाखा तो अंत तक रहती है, गुप्तों के टाइम तक, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न क्षत्रप, ये वाले रीजन में हमें दिखाई देती है। ठीक है, और फिर हमें कुषाण आते हुए दिखाई देते हैं। तो कुषाण ने तो शक और इंडो ग्रीक पार्थियन सबको रिप्लेस कर लिया, और काफी बड़े क्षेत्र पर इन्होंने रूल किया। तो अभी ये इनकी बात कर रहे हैं किसकी, कि जो कुषाण थे और जो शक थे ना, ये लोग भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे। यानी ये इस वाले रीजन में है, पश्चिम उत्तर, ये है ना डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम उत्तर। तो बोल रहे कि जो शक कुषाण ये कहाँ बैठे हुए? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और ये इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ट्रेड करेंगे भारत के और क्षेत्रों में। और इनका व्यापार का 2 मार्ग था, और वो जो 2 मार्ग थे ना इनके, उस मार्ग का प्रयोग करके ये कहाँ तक पहुंचते थे?
पश्चिमी समुद्र तट तक पहुंचते थे। ये भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है ना, इस तक पहुंचते थे। दो मार्ग कौन कौन से? पहला मार्ग उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता था, यानी डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ। कैसे? तक्षशिला, निचली सिंधु और फिर भड़ौच। ये रहा इधर में आपका तक्षशिला, ये सिंधु घाटी का निचला हिस्सा, गुजरात में पहुंच जाओ भड़ौच। तो बोल रहे कि एक तो ट्रेड रूट इनका डायरेक्ट था ऐसे नॉर्थ टू साउथ, समझ में आ गया। दूसरा ट्रेड रूट थोड़ा सा घूमते हुए था। कैसे? दूसरा मार्ग उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, उत्तरा पथ, ठीक है, उत्तर की ओर पूरा ये मूव करेगा, जिसमें पहले तक्षशिला है, फिर आज का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, प्रेजेंट डे भारत का पंजाब, वो, फिर आ जाओ यमुना जो नदी है उसके पश्चिमी तट पर, फिर आ जाओ आप मथुरा, और फिर आ जाओ इधर उज्जैन। तो दूसरा ट्रेड रूट ऐसे ये फॉलो कर रहे हैं, उत्तरा पथ उत्तर होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अब भारत के अंदर अगर व्यापारिक रास्ते की बात कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि हमें दिखाई देता है कि उत्तर पश्चिम में जो आपके शक हैं या कुशान हैं, वो ट्रेड रूट फॉलो कर रहे हैं। दो ट्रेड रूट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कहां से? तक्षशिला, निचली सिंधु और फिर भड़ौच, और दूसरा मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहा है जिसे उत्तरापथ कह रहे हैं, ऐसे मूव करके जा रहा है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है तक्षशिला, फिर उसके बाद आधुनिक पंजाब, फिर यमुना जो रिवर है उसका पश्चिमी तट, फिर मथुरा, और इधर आ जाइए उज्जैन। इस तरह से मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना नहीं जाएगा मथुरा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दो ट्रेड रूट याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। तो फेमस जो ट्रेड रूट से वो हमें यही दिखाई देता है, एक रोमन्स के साथ में और नेशनल देश के अंदर में जो ये ट्रेड रूट हो रहा है, ठीक है, फॉलो हो रहा है। आगे आ जाते हैं विदेश व्यापार। विदेश व्यापार का क्या था? रोमन्स के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा, बार बार हम बोल रहे हैं कि रोमन्स के साथ इस समय बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा था। तो किस चीज का व्यापार हो रहा था? रोम में कौन सी ऐसी भारतीय वस्तु की डिमांड थी? और जो डिमांड थी, ठीक है भाई, लेकिन उस समय रोम हमें बदले में क्या दे रहा था? क्योंकि कोई ऐसा इंटरनेशनल करेंसी तो आया नहीं था आज डॉलर टाइप का। आज क्या है? भारत में रुपया चल रहा है, किसी और देश में यूरो चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। तो अब हमें व्यापार करना हो तो उनके दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में तो चलेगी नहीं। अब आपने यहाँ से 200 क्विंटल अनाज बेचा, वो क्या ला कर देगा? उसके यहाँ पे रुपए तो छपते नहीं, वो अपनी करेंसी आपको देगा। लेकिन आप बोलोगे भाई मैं इस करेंसी का करूं क्या, मेरे तो किसी काम का नहीं, मेरे देश में तो ये चलेगा नहीं। तो इसलिए फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक करेंसी डॉलर को एक्सेप्ट किया गया। तो जिसके पास भी एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहां पे नहीं चल रहा है, तो ये कॉमन है, इसमें आप ट्रेड करिए, ठीक है। लेकिन उस समय तो ऐसा कोई इंटरनेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं था। तो अभी उस समय कैसे ट्रेड होता? भाई जो रोमन करेंसी है उसको भारतीय क्यों लेगा? और लेगा भी तो तभी लेगा ना कि रोमन करेंसी ले ली, फिर इसी से वहां की वस्तुएं खरीद ली। लेकिन अगर हम यहाँ पर, ये इंडिया है और इधर हमें रोमन एम्पायर दिखाई दे रहा है, इसने अपनी करेंसी दे दी और हमने रख भी ली कि हम इस करेंसी का यूज करेंगे किसमें? आपके यहाँ से सामान खरीदने में। लेकिन तभी करेंगे ना जब हमें आपके सामान की जरूरत है, ठीक है। आपको हमारे सामान की 100 रुपए की जरूरत थी, आपने 100 कॉइन्स दे दिए रोमन कॉइन, लेकिन हमें जो आपसे सामान चाहिए था वो केवल 10 कॉइन ही उसमें लगने थे। तो बाकी जो 90 कॉइन्स मुझे मिले हैं वो तो मेरे लिए वेस्टेज है ना। तो फिर अब ट्रेड यहाँ पर हमें यही जानना है विदेशी व्यापार में कि रोमन के साथ में किन वस्तुओं का व्यापार हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन से वस्तुओं की डिमांड थी रोम में भारत के, और भारत जो है बदले में क्या ले रहा था उससे? वस्तु ले रहा था या फिर मेटल ले रहा था, ठीक है। चलो जानते हैं। और भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चल रहा था, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे के काम की चीजें शामिल हमें कम दिखाई देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चीजें शामिल है, एक्चुअली कम शामिल है। मतलब ये जो ट्रेड हो रहा था ना, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये ट्रेड बड़ी मात्रा में हो रहा था, लेकिन ये ट्रेड वैसा वाला नहीं था जो डेली टू डेली बेसिस वाली वस्तुएं हैं उसको खरीदना बेचना हो रहा था। ये वो वस्तुएं थी जो विलासिता पूर्ण थी, विलास से संबंध थी। जैसे रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिण हिस्से से व्यापार आरंभ किया। रोमन जो थे उनका बड़े लेवल पर ट्रेड हमें दिखाई देता है पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में इस दक्षिण वाले हिस्से से, क्योंकि रोम में ज्यादातर किसका मांग थी? भारतीय मसालों की मांग थी। और भारत में मसाले का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? दक्षिण भारत का जो पूरा कोस्टल रीजन है वही हमें दिखाई दे रहा है ना, केरल है, तमिलनाडु है, ये सारे क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहा है मसालों का उत्पादन हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि दक्षिण भारत से व्यापार हो रहा है। और रोम में जिस चीज की डिमांड है वो क्या है? इंडियन स्पाइसेस, इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, स्पेशली गोल मिर्च जो है उसका डिमांड बहुत ज्यादा था, ठीक है।
ये मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न, माणिक्य का आयात करते थे। तो इन मसालों के अतिरिक्त जो सेंट्रल इंडिया है और सदर्न इंडिया है, इनसे और किन चीजों का आयात किया जा रहा है? तो भारतीय जो मलमल था उसका डिमांड था, मोती, रत्न यानी कि जो स्टोन्स थे, जो पर्ल्स थे, ये डिमांड किया जा रहा है क्योंकि वहां पे लग्जीरियस लाइफ लोग जी रहे हैं, तो वो रत्न, मोती इनको धारण करेंगे, माणिक्य को धारण करेंगे। तो ये सारी वस्तुएं कैसी विलासितापूर्ण है, और मध्य भारत और दक्षिण भारत से इन वस्तुओं का आयात क्या कर रहा है? रोम कर रहा है। तो व्यापार बड़े लेवल पर हो रहा है। और किन चीजों का हो रहा है? स्पाइसेस का, और बाकी स्टोन्स वगैरह का ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। और वो भी कहां से? तो रोमन्स का जो ट्रेड है ना, बड़े लेवल पर होता है दक्षिण भारत से। उत्तर भारत वाले क्षेत्र से हमें उस स्तर पर व्यापार नहीं दिखाई देता है। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो यहां से बर्तन भी भेजे जाते थे, रोमन एम्पायर में उनकी डिमांड थी। भारत से सीधे जाने वाली वस्तुओं के अलावा हमें एक दूसरा भी ट्रेड दिखाई देता है, जैसे कि चीन और सेंट्रल एशिया से कुछ वस्तुएं, जैसे फॉर एग्जांपल रेशम का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है बुक में, भारत आती और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। देखो, एक तो वो ट्रेड है ना जो डायरेक्ट रोमन्स जो है इंडिया से कर रहे हैं, जैसे स्पाइसेस हो गया, स्टोन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, इन सारी चीजों का। लेकिन ऐसी चीज जो भारत में है ही नहीं, लेकिन भारत के पड़ोस में किसके पास? चाइना के पास है। तो वहां से रेशम आ रहा है भारत में, और फिर रेशम यहां से कौन ले जा रहे हैं? रोमन ले जा रहे हैं, पूर्वी रोमन एम्पायर में। समझ में आ रहा है? तो एक तो डायरेक्ट ट्रेड भी हो रहा है, और एक ऐसा ट्रेड भी जिसका उत्पादन भारत में नहीं हो रहा है, दूसरे देश में हो रहा है, वहां से भारत में चीजें आ रही है। और ये सिल्क जो है ना, सिल्क रूट, अभी आपने देखा है चाइना का जो इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बेसिकली उसमें सिल्क रूट की भी बात की गई है। तो ये जो सिल्क रूट है, इसका यूज कौन कर रहे थे? चाइना के लोग कर रहे थे। सिल्क रूट इसे इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस रूट को फॉलो करते हुए वो अपना सिल्क जो है वो कहां से? सेंट्रल एशिया से होते हुए, वेस्टर्न एशिया होते हुए यूरोप तक उसका सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि मध्य एशिया से भारत में सिल्क आ रहा है, इधर चाइना से भारत में सिल्क आ रहा है, और यहां से जो इंडिया में सिल्क आ रहा है, उस सिल्क का ट्रेड कहां पर हो रहा है? फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाले रीजन में। यानी एक तो जो भारत में उत्पादन हो रहा है वो भी, और बाकी जिनका उत्पादन भारत में नहीं है, दूसरे क्षेत्रों से भारत में आ रहा है, उसको भी ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। इसके बदले में अब रोम से हम क्या ले रहे हैं? तो रोमन एम्पायर, जो रोमन एक पूरा एम्पायर था, वहां की किस वस्तु की भारत में हमें डिमांड दिखाई दे रही है? तो ऑब्वियस है, भारत खुद ही इतना नेचुरली रिसोर्सेज के मामले में बहुत रिच है, इस वजह से हमें थोड़ा सा दिखाई देता है। अगर दूसरे आप देशों में देखो तो उनको ना एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली अगर हम बात करें यूरोप के जितने भी हमें कंट्रीज दिखाई देती, क्योंकि क्लाइमेट जो है उनके बहुत फेवरेबल नहीं था। इवन आप इधर जाओ जापान वगैरह साइड में, या बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे आए दिन सुनामी, भूकंप आता रहता है, तो उनको भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। भारत की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी बहुत रिच है, फर्टाइल लैंड है। यहाँ पर हमें सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स भी मिल जाते हैं, और जो हम बोलते हैं वो मिल जाते हैं। रिवर्स भी इतनी सारी है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, जंगल भी है, टेम्परेचर भी काफ़ी फेवरेबल है यहाँ पर। और नॉर्थ में हमें दिखाई देता है हिमालयाज हैं, इधर आ जाओ नदन वाले रीजन में बहुत सारे हमें क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में यहाँ पर जो प्लेट्यू रीजन दिखाई देते हैं। तो एक तरह से ना बहुत सारी चीज़ें जो है भारत में हमें ऑलरेडी मिली मिलाई होती हैं। अब इसके कंपेरेटिवली रोमन या यूरोप के हम बाकी रीजन्स के देखें तो वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इंडिया को जो बेसिक नीड की जरूरत थी ना, जो बेसिक नीड वाली वस्तुओं की, वो तो एक्चुअली जरूरत नहीं थी, वो सब हमारे पास में खुद ही खुद बहुत कुछ था। लेकिन अब ऐसी कुछ विलासितापूर्ण चीज हो, वो हम वहां से खरीद सकते थे। तो रोमन एम्पायर से, रोम से भारत क्या ले रहा था व्यापार में? तो इसके बदले रोम सॉरी, इसके बदले रोम के लोग भारत को क्या बेच रहे थे? शराब, शराब के दोहत्थे कलश, ये मतलब बिल्कुल रॉयल टाइप वाला इस तरीके का एक कलश होता था, और उस कलश में ऐसे दो हत्थे लगे रहते थे इस तरह से। तो भोग वाली वस्तु यूज की जा रही है। तो शराब है, शराब के दो हत्थे कलश हैं, मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजे जाते थे। तो वहां से इन चीजों का हो रहा है, जो कहाँ से? अरिका मेडू दक्षिण भारत तथा गुवाहाटी तक पहुंच जाते थे। यहाँ से होते हुए किधर पहुंच रहे हैं? यहाँ इधर इस वाले रीजन तक, क्योंकि बेसिकली ट्रेड का इनका यही था, नॉर्थ इंडिया से बहुत कम ट्रेड था इनका। तो
दक्षिण भारत से होते हुए कहाँ पहुंच जा रहे थे, ये असम तक पहुंच रहे थे, गुवाहाटी वगैरह तक पहुंच रहे थे। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। तो वो हमसे क्या ले रहे हैं, हम उनसे क्या खरीद रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया। उत्तर भारत में रोम से आई वस्तुएं बहुत ही कम मिली है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हमें वो ट्रेड बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। उसका रीजन क्या है कि इनकी जो डिमांड है वो हमें साउथ इंडिया में फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे स्टोन्स की बात करें, चाहे स्पाइसेस की बात करें। व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिम उत्तर भारत में पहुंची। तो बोल रहा है कि जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर भी पहुंच रही है रोमन वस्तुएं। ठीक है, रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोमन सिक्के। बहुत सारे रोमन कॉइन्स हमें इंडिया में आए जाते हैं जो सोने और चांदी के। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, आगे चल के जो रोमन किंग है उन्होंने स्पेशली बोला था कि भारत से व्यापार कम किया जाए या बंद कर दिया जाए। क्यों, उसका रीजन क्या था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई वस्तु लेंगे उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत हम वही लेंगे जो कि हम यूज कर पाए, है ना। तो अब भारत से जब आप ट्रेड कर रहे हो तो हम आपकी करेंसी उतनी ही संख्या में लेंगे ना जितनी हमें आपकी कोई वस्तु लेनी होगी। तो भाई मुझे आपसे 10 रुपए का सामान लेना था, तो आपने अपने 10 की करेंसी दे दी, मैं वापस जाके उसी से सामान ले लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने मुझसे 1,000 का सामान लिया, अब 1,000 करेंसी अपनी दे रहे हैं, लेकिन मुझे केवल 10 करेंसी की ही जरूरत है आपसे सामान लेने के लिए, तो बाकी 990 करेंसी मेरे लिए यूजलेस है। तो मैं बोलूंगी कि 990 करेंसी मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बदले में वो बोलेगा मैं आपको क्या दे सकता हूं, तो बोलेगा ऐसी चीज जो भारत में भी यूज हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज है, मेटल। मेटल तो हर जगह सेम ही वैल्यू का रहेगा ना। तो अब क्या होने लग गया था कि रोम से जो ट्रेड होता था करेंसी के फॉर्म में जितना हो रहा था, बाकी जो ट्रेड था उसके लिए रोमन्स जो है वो गोल्ड कॉइन पे कर रहे थे, सिल्वर कॉइन पे कर रहे थे। और जब भी कोई देश जो है व्यापार के लिए अपने धातु का प्रयोग करने लग जाए, बहुमूल्य धातु जिसे हम बोलते हैं सोना चांदी, ऐसे मेटल्स का यूज करने लग जाए, तो उसे बोला जाता है ना कि बुलियन बोला जाता है। बुलियन बेसिकली ये जो मेटल्स होते हैं जब आप इसका यूज कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं सामने वालों को कॉइन के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में, और फिर उससे सामान ले रहे हैं, तो आपकी धातु यहाँ से खत्म होते जा रही है। तो वो उस देश के लिए बहुत डेंजर वाली सिचुएशन है। तो रोमन ट्रेड कर रहे थे, बड़े सारे उनके कॉइन्स दिखाई देते, गोल्ड सिल्वर कॉइन, क्योंकि वो यही पे कर रहे थे, उनके पास पे करने के लिए कुछ था नहीं। तो आगे चलकर रोमन किंग को बोलना पड़ा कि नहीं, भारत से ट्रेड कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। अब ये निर्यात जो है, आयात निर्यात जो हो रहा है, ये जो हम खरीद के वहां से चीज ला रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, इसमें हम मेटल का यूज नहीं करेंगे। इससे तो हमारा देश दिन पे दिन गरीब होता जाएगा। कौन सा देश, रोमन एम्पायर। ठीक है, तो पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। अब बोल रहा है कि आगे बता रहा है कि जो रोमन एम्पायर था वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिया के स्पाइसेस की। आगे भी हमें दिखाई देगा स्पाइसेस के लिए ही जो यूरोप के देश हैं वो वन बाय वन इंडिया में आएंगे। चाहे हम बात करें पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रांसीसी हो गए, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें ये भी क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसके पहले भी स्पाइस खरीदी गई है, इसके पहले भी मसाले बेचे गए हैं। वो कब बेचा गया, तो ये स्पेशल आज नहीं हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के साथ, ऑलरेडी हो चुका है मसालों का ट्रेड। हम बोलेंगे ना कि जो पूर्वी रोमन एम्पायर था वो कितने बड़े लेवल पर कर रहा था दक्षिण भारत से। 1st सेंचुरी एडी के आसपास हमें वो ट्रेड दिखाई देता है सी रूट से। ठीक है, और वहां पे इतनी डिमांड थी गोल मिर्च की कि उसको संस्कृत में यवन प्रिय बोल दिया गया है। मतलब जो यूनानी लोग हैं, यवन लोग हैं, उनको बहुत ये पसंद है, इस वजह से इसको यवन प्रिय भी कहा जाने लग गया। ठीक है, संस्कृत में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है राइटर, मुद्रा अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर बात कर रहा है वही कॉइन्स की जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड हो रहा है बड़े लेवल पर। अब इतने बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली है कि करेंसी वाला सिस्टम होगा ही। बार्टर सिस्टम तो हम छोड़ा है, बार्टर सिस्टम तो वैसे आज भी नहीं छूटा है। मैंने आपको पहले भी एक बार अपनी क्लास में बताया था कि आज भी आप गांव में जाइए, वहां पे बहुत सारे आइसक्रीम बेचने वाले या कुछ बेचने वाले आते हैं जो बोलते हैं कि इतने अनाज के बदले मैं ये दे दूंगा, फोन दे दोगे इसके बदले ये दे दूंगा। तो ये बार्टर सिस्टम है, जब आप सामान की अदला बदली से एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करें। ठीक है, लेकिन बार्टर सिस्टम का जो हमें सब्सिडी वो दिखाई दे चुका था कब, 600 बीसी में ही सबसे पहले इंडिया में पंचमार्क कॉइन इशू हुए थे। और पंचमार्क कॉइन आते ही कॉइन्स जो है वो मार्केट में आ जाएगा। मॉडर्न्स के टाइम पीरियड से बड़े लेवल पर ट्रेड हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉइन सिस्टम होगा। बार्टर तो जो छोटा मोटे लेवल पर चल रहा होगा, चल ही रहा होगा। कॉइन तो होगा ना जब इतने बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था क्या दिखाई देती है इस समय, कॉइन्स हमें किस मेटल में दिखाई देते हैं, क्या स्ट्रक्चर था जानते हैं। रोमन स्वर्ण मुद्राएं अपनी धातु के लिए मूल्यवान होती
होती थी। रोम में जो कॉइन्स है वो हमें गोल्ड कॉइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रचलन बड़े बड़े लेन देन में रहा होगा। मतलब रोमन्स के द्वारा जो गोल्ड कॉइन यूज किए भी जा रहे थे, उन कॉइन का यूज हो रहा था ट्रेड करने के लिए, लेकिन ऐसा छोटा मोटा चिंदी टाइप का सामान नहीं। बोल रहा है कि बड़ा बड़ा जो ट्रेड हो रहा था उनके लिए रोमन कॉइन का यूज किया जाता था। डे टू डे लाइफ में यूज नहीं किया जा रहा था कि भाई ये चलो अभी हमें आटा चावल खरीदना है तो गोल्ड कॉइन यूज करते, नहीं। उसका जो वहां से किया जा रहा है व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें रोमन गोल्ड कॉइन यूज किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर में हिंद यूनानी शासकों ने कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन कुषाणों ने काफी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो क्या केवल रोमन ही गोल्ड कॉइन इशू करे? इंडिया में भी गोल्ड कॉइन इशू हो चुका है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? इंडो ग्रीक्स जो अटैक करते हैं उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया, लेकिन गोल्ड कॉइन वो कम इशू करते हैं। उसके बाद जब कुषाण्स आए ना, इंडो ग्रीक के बाद में कुषाण्स, तो कुषाण्स ने बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन इशू किया। नंबर्स इनके बहुत ज्यादा थे, बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन इशू करते हैं। लेकिन ये दोनों जो गोल्ड कॉइन इशू कर रहे थे उसका भी यूज डे टू डे लाइफ में नहीं किया जा रहा था आटा चावल खरीदने के लिए। समझ में आ रहा है? अब ये गोल्ड कॉइन इशू कहां से कर रहे थे? इनको कहां से सोना मिल रहा था? तो हमें पता लगता है कि कुषाण संभवतः सेंट्रल एशिया से सोना प्राप्त कर रहा था। ये जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, यहां से कुषाण को सोना मिल रहा था, क्योंकि कुषाण ने इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है। इसके अलावा पता लगता है कि कुछ एक सोना ये जो भारत का कर्नाटक झारखंड वाला रीजन है वहां से ये प्राप्त करते होंगे। ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स की बात आ रही है तो बोल रहे हैं कि इस समय में गोल्ड कॉइन दिखाई दे रहे हैं। एक तो रोमन गोल्ड कॉइन इशू हो रहे हैं, वो भी बड़े लेवल पे ट्रेड में यूज किया जाता होगा। इंडो ग्रीक्स और कुषाण्स ने भी गोल्ड कॉइन इशू किए, उसका यूज बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड पे नहीं था। मतलब बेसिकली कम उसका व्यापार में यूज किया जाता है। डे टू डे लाइफ में उन कॉइन्स का यूज नहीं करते थे ट्रेड करने के लिए। अच्छा, ये लोग कैसे गोल्ड कॉइन इशू कर रहे? तो बता रहे कि यहाँ से इनको गोल्ड मिलता होगा जिसको ये करेंसी में ढाल देते होंगे। ठीक है। स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता था, क्योंकि बहुमूल्य धातु है ना, उसका तो हम प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये लेन देन जो होता था डे टू डे लाइफ में हमें भारत में जो व्यापार होते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा नेशनल टाइप का स्ट्रक्चर तो था नहीं, एक देश भारत एक करेंसी, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो क्षेत्रीय स्तर पर ही थी। सातवाहन अपने क्षेत्र को ही एक राष्ट्र मानते होंगे, कुषाण्स अपने क्षेत्र को ही एक राष्ट्र मानते होंगे। तो जो वो करेंसी इशू कर रहे हैं वो बेसिकली अपने रीजन के लिए ही इशू करके वहीं पर उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो कॉइन्स हम इस समय देख रहे हैं ना डे टू डे लाइफ में, वो जो कॉइन्स मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में यूज हो रहा है वो बेसिकली किस चीज का होता था? शीशा हो गया, पोर्टिन हो गया, तांबे के सिक्के, ये चलते थे उस समय। ठीक है। कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के सबसे अधिक संख्या में जारी किए। बोल रहे कुषाण जो है गोल्ड कॉइन तो इश्यू कर ही रहे हैं, लेकिन जो डे टू डे लाइफ के लिए हमें दिखाई दे रहा है करेंसी यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? कॉपर करेंसी है। तांबे की करेंसी बड़े लेवल पर हमें इशू करते हुए दिखाई दे रही है कुषाण के द्वारा। नेक्स्ट है शहरी बस्तियां। ओके, अब शहरी बस्तियों के बारे में बताते हुए राइटर एंड करता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलग अलग सिटीज के नाम दिए रहेंगे, उनके बारे में डिफाइन किया गया। ठीक है। तो आप उसको एक बार रीडिंग मार लेंगे, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है। मैंने यहाँ पर बताया है कि इस समय कौन सी हमें बड़ी बड़ी शहर बनते हुए दिखाई देते हैं, उनका थोड़ा सा मैं आपको नाम यहाँ पे बताना चाहूंगी और फिर हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। इतना ही है। शिल्प और वाणिज्य में बढ़त और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग से एक तरफ तो नए नए प्रकार के शिल्पी आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई सीप से वस्तु बना रहा है, कोई मीठी रोटी बना रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो 75 प्रकार के शिल्पों के नाम मिल रहे हैं हमें इस समय, मोर देन 75, है ना। तो ये इतने अलग अलग प्रकार के शिल्पी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग व्यापारी दिखाई दे रहे हैं, सौदागर, सार्थवा, उनकी श्रेणियां दिखाई दे रही है। ठीक है। ये तो बड़े लेवल पर दिख रहा है। ओके, दूसरा पता लग रहा है कि कॉइन्स आ चुका है, तो कॉइन्स करेंसी का यूज हो रहा है, यानी इनको और पुश मिलेगा और प्रमोट होंगे। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? सिटी वाला स्ट्रक्चर भी डेवलप होगा ना। सिटी क्या है? जहाँ पे सारी चीजें आपको एक जगह पर ही मिल रही है, बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है, काम की कमी नहीं है, लेन देन की कमी नहीं, ये सारी चीजें। तो इसके फलस्वरूप जब यहाँ पे व्यापार बढ़ रहा है, वाणिज्य बढ़ रहा है, शिल्पियों की संख्या दिखाई दे रही है, करेंसी बड़े लेवल पर इशू की जा रही है, तो इस समय हमें बहुत सारी सिटीज दिखाई दे रही हैं। नगरों की संख्या बड़े लेवल पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जैसे वैशाली है, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, ये सब का उल्लेख हमें साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है और
बुक में इसी के साथ चैप्टर जो है वो एंड कर दिया जाता है। ठीक है, एक मैप भी दिया हुआ है बुक में, आप लोग उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो जब भी आप कुछ पढ़े ना तो मैप को साथ में रखिए। एनसीईआरटी बुक में तो है ही, एक नॉर्मल एक मैप भी खरीदिए और लोकेट करते रहिए। जितना अच्छा आपको लोकेशन याद रहेगा उतनी चीजें इजी होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा पोस्ट मौर्यन चैप्टर है वो करते हैं हम एंड। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो हम गुप्तास पढ़ेंगे, और इस वीक से आपकी बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। आर्ट एंड कल्चर भी हम स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का होगा, और मिडेवल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम कम बचा है। टाइम कम मतलब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं 2024 के लिए, तो अभी हमारा ये अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला, आधा बीत चुका है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जल्द से जल्द मिडेवल भी कंप्लीट करा दें ताकि आप लोग प्रेशर में ना आए। तो पैरेलली हम मिडेवल स्टार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट के साथ साथ मिडेवल भी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और कहीं कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन को लेकर बहुत पैनिक मत करिए कि क्वेश्चन हम कब करेंगे, डेफिनेटली हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, और हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। आप एक बार बेस अपना कवर करिए, और जरूरत पड़ेगी तो मैं अलग से क्वेश्चन के लिए 2 हफ्ते क्लास ले लूंगी, टेंशन मत लीजिए। आप अच्छे से रिवीजन करके रखिए ताकि जब हम क्लास ले, जब हम आगे पढ़े तो आप उनको उनका आंसर दे पाए, आप चीजों को समझ सके। तो अभी आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मतलब मेरे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने तक एटलीस्ट आप 3 टाइम रिवीजन दे लीजिएगा पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को इस बुक से। ओके, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए, खुद क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए प्रीवियस ईयर। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्दी हम भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो पूरा टाइम मिलेगा, इसीलिए मिडेवल स्टार्ट करें ताकि चीजें डिले ना हो और आप पैनिक ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।